यहाँ हॉरर सुपरनेचुरल फिल्म घोस्ट ऑफ वॉर की शुरुआत का सारांश दिया गया है। फिल्म घोस्ट ऑफ वॉर की शुरुआत फिल्म 1944 में नाजी कब्जे वाले फ्रांस में शुरू होती है। क्रिस सोकर उठता है और पास के जंगल में एक आदमी का साया देखता है। उसे लगता है कि वो दुश्मन हो सकता है, इसलिए वो धीरे से अपनी पिस्तौल निकालता है। वह अपने साथी सैनिकों को देखता है कि वे सब सो रहे हैं। तभी वह साया अपनी सिगार जलाता है और क्रिस को समझ नहीं आता कि वह कौन है। वह आकृति फिर सिगार फेंक देती है और अपनी पिस्तौल में गोली डालता है। क्रिस अपनी आंखें बंद कर लेता है और सबसे बुरे के लिए तैयार होता है, लेकिन जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह साया गायब हो चुका होता है। अगली सुबह क्रिस और उसके 4 साथी एक चौकी के लिए निकलते हैं। रास्ते में वह एक जीप की आवाज सुनता है और सैनिकों को रुकने और एक खदान लगाने का संकेत देता है। जैसा कि उम्मीद थी, जीप आती है और खदान के फटने से पलट जाती है। बाद में क्रिस को पता चलता है कि उन्होंने गलत मोड़ ले लिया और बच्ची की नाजी मेजर के साथ मुक्केबाजी को बीच में ही रोक दिया। इसके बाद टीम आगे बढ़ती है। बाद में क्रिस टीम के स्नाइपर टैपर्ट को जंगल में दुश्मनों को देखने के लिए कहता है। टीम तब शांत हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि जंगल से दर्जनों यहूदी भाग निकले हैं। टैपर्ट दौड़कर एक महिला को एक जर्मन खाई कोट और सोने के टुकड़े देता है, जो उसने पहले घात लगाकर मारे गए नाजियों से हासिल किए थे। महिला चुपचाप उसे धन्यवाद देती है और आगे बढ़ जाती है। बाद में उस रात जब वे एक एम्बुलेंस के पास से गुजरते हैं तो क्रिस टीम को अपने मिशन के बारे में बताता है। उन्हें एक हवेली की रखवाली और सुरक्षा करनी थी, जो कभी नाजियों का मुख्यालय हुआ करती थी, जब तक कि दूसरी टीम उनकी जगह नहीं ले लेती। जल्द ही वे शानदार घर पर पहुंचते हैं और सबसे पहले वे देखते हैं कि जिस टीम को उन्हें राहत देनी है वे बिस्तरों पर नहीं सो रहे हैं। हालांकि हवेली में सारी सुविधाएं हैं। साथ ही वे कुछ हद तक बेचैन थे और हवेली से जल्दी निकलने की जल्दी में थे। ये उनकी उम्मीदों के ठीक विपरीत था, क्योंकि एक हवेली की रखवाली करने का मिशन जंगल या जमीन पर सोने, आधे अधूरे जागने और मोर्चे पर दुश्मनों से बचाव करने से कहीं बेहतर था। टीम फिर जीप में तेजी से बाहर निकलती है और तेजी से चली जाती है। 1 मिनट भी नहीं लगता और जीप आँखों से ओझल हो जाती है। लड़के फिर हवेली की खोजबीन शुरू करते हैं। यूजीन को एक पियानो मिलता है और वह एक उदास धुन बजाने लगता है। किर्क को गुड़ियों से भरा एक कमरा मिलता है। टैपर्ट तहखाने की जांच करता है, जबकि उनका लेफ्टिनेंट क्रिस पुस्तकालय देखता है। बाद में वे रात के गहरे में चिमनी के पास इकट्ठा होते हैं। वे कहानियां सुनाते हैं, जबकि टैपर्ट अपनी राइफल के दायरे का उपयोग करके संपत्ति का सर्वेक्षण करता है। यूजीन फिर लड़कों को बताता है कि उसे एक जर्नल मिला है जो एक 18 वर्षीय नाजी का था, जिसने हवेली पर कब्जा कर लिया था। लेकिन बातचीत तब रुक जाती है जब उन्हें चिमनी के पास कुछ आवाजें सुनाई देती है। क्रिस को तब पता चलता है कि ये आवाज दरअसल मोर्स कोड है। कोड में लिखा है, मेरे पैर नहीं हैं। इसे सब एक संयोग मानकर क्रिस टीम को टैपर्ट को छोड़कर सोने के लिए कहता है, जिसे वो अटारी में एक सुविधाजनक स्थान लेने का निर्देश देता है। इस बीच यूजीन तहखाने में जाता है और एक चट्टान का उपयोग करके एक संदूक खोलने की कोशिश करता है। वह बिल्कुल भी नहीं हिलता और उसने हार मान ली। फिर वह उस परिवार की एक तस्वीर देखता है जो संपत्ति का मालिक है। अचानक मोमबत्ती बुझ जाती है और वह अपनी जिप्पों का उपयोग करके उसे जलाने की कोशिश करता है, जब पृष्ठभूमि में एक आकृति एक पल के लिए दिखाई देती है। जब मोमबत्ती जल जाती है तो तस्वीर में लोग गायब हो जाते हैं। टैपर्ट अपनी राइफल को अटारी में रखता है और आसपास का निरीक्षण करता है, पृष्ठभूमि में चलती हुई आकृति से अनजान। फिर वह एक आदमी को लटका हुआ देखता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है वह गायब हो जाता है। वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है, जब अचानक एक लड़का पॉप अप करता है और अलमारी अप्रत्याशित रूप से बंद हो जाती है, जिससे स्नाइपर चौंक जाता है। टैपर्ट फिर जांच करने के लिए मैदान में जाता है, जब वो हवेली के अंदर से क्रिस को उसे घूरते हुए देखता है। अगली सुबह टीम ने नाश्ते के दौरान शांत रहा, पिछली रात के अनुभव के बारे में बात नहीं करना चाहता था। बाद में क्रिस, यूजीन और किर्क ये समझने की कोशिश करते हैं कि पिछली टीम इतनी जल्दी जगह से क्यों निकली। जब यूजीन एक ऐसा परिदृश्य खोलता है जिसे उसने पेरिस में देखा था, वह उन्हें बताता है कि उसने टैपर्ट को कुछ हिटलर यूथ सैनिकों को काटते हुए देखा था। 15 से 17 साल की उम्र के बच्चे सैनिक। दृश्य के बारे में सबसे अजीब बात ये थी कि टैपर्ट ने कैट स्क्रैडल खेला और उसे अगली बारी दी। तभी टैपर्ट आता है और लड़कों को बताता है कि पिछली टीम इतनी जल्दी में क्यों थी। एक रेडियो प्रसारण उन्हें सूचित करता है कि नाजी सैनिकों की एक पलटन पैदल है और हवेली के पास से गुजर सकती है। फिर वो सिफारिश करता है कि वे जंगल के पास रहें, लेकिन क्रिस कमांडिंग अधिकारियों के आदेश का पालन करता है
कि वे हवेली में रहें और उसकी रक्षा करें। टीम जर्मनों के लिए तैयारी करती है। अटारी में यूजीन और टैपर्ट को एक पेंटाग्राम मिलता है। यूजीन को ये जानकर आश्चर्य नहीं होता कि हिटलर को तांत्रिक विद्या का जुनून था और उसे लगता है कि हवेली में रहने वाले परिवार को किसी अनुष्ठान में मार दिया गया था। जैसे ही वे अलमारी को हटाते हैं, उसका दरवाजा अचानक बंद हो जाता है, जिससे यूजीन की उंगलियां कुचल जाती है। कमरे में कोई और व्यक्ति न होने के कारण यूजीन टैपर्ट को दोष देता है और उसे वापस जाने के लिए धक्का देता है। बाद में चिमनी के पास किर्क, क्रिस और यूजीन अपने रेडियो पर आवृत्तियों को स्कैन करते हैं, अपने सहयोगियों से संपर्क करने और खबरें पाने की उम्मीद में। इसके बजाय उन्हें एक उदास महिला की आवाज सुनाई देती है, जिसमें कहा गया है कि वह उनके लिए आएगी। वे वास्तव में अलौकिक में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उस पल में तीनों सहमत थे कि जगह प्रेतवाधित थी। किर्क फिर जर्मनों के आने से पहले हवेली छोड़ने का सुझाव देता है। जैसे ही किर्क बोलता है, उन्हें धातु की एक और धमाके की आवाज सुनाई देती है। वे कोड को समझते हैं और यूजीन लिखता है, अगर तुम छोड़ दोगे। अचानक उसका हाथ बेकाबू होकर चलता है। तुम मर जाओगे, लिखता है। यूजीन ने कसम खाई कि ये उसने नहीं लिखा था। उस रात टीम संभावित गोलीबारी के लिए तैयारी करती है। टैपर्ट खुद को अटारी में तैनात करता है, जबकि अन्य मुख्य प्रवेश द्वार पर एक अस्थायी बैरिकेड को कवर करते हैं। जैसा कि उन्हें डर था, नाजी आ ही गए। दुश्मन सैनिक हवेली को घेर लेते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे बंद होते हैं। दुश्मन सैनिक आगे बढ़ते हैं जब उन्हें एक जोरदार धमाका सुनाई देता है, जिससे वे खिड़कियों और दरवाजों को तोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अंदर दुश्मन हो सकते हैं। एक गोलीबारी शुरू होती है। नाजी सैनिकों में से एक टीम पर एक ग्रेनेड फेंकता है। क्रिस, यूजीन और किर्क एक तरफ कूद जाते हैं, जबकि एक त्वरित प्रतिक्रिया देने वाला बुची ग्रेनेड को गले लगाकर और विस्फोट को कम करके अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है। फिर वे अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। क्रिस तहखाने में जाता है और 2 दुश्मनों को मारता है। यूजीन अपनी घायल हाथ के कारण अपनी पिस्तौल को फिर से लोड करने और कॉक करने में संघर्ष करता है। एक बार जब ये गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो खुद को मजबूत करता है और सैनिक को गोली मारने के लिए अपनी छिपने की जगह से बाहर निकलता है, लेकिन पता चलता है कि वह अपनी बंदूक एक भूत पर चला रहा है। किर्क दरवाजे के पीछे छिप जाता है। जब वो दुश्मन पर हमला करने वाला होता है, तो वह नाजी को टब में डूबते हुए संघर्ष करते हुए देखता है। इस बीच टैपर्ट एक नाजी सैनिक को अपनी गर्दन से लटका हुआ देखता है। जब सूरज उगता है, तो टीम बुची की जांच करती है। सौभाग्य से वो अभी भी जीवित है, लेकिन बेहोश है। वे उसे दर्द कम करने और उसकी स्थिति को स्थिर करने में मदद करने के लिए मॉर्फिन देने का फैसला करते हैं। बाद में यूजीन को लगता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ, वो उस परिवार के अनुभव के समान था जो घर में रहता था। पिता जल गया, बेटा डूब गया और बेटी लटक गई। शवों को कभी दफनाया नहीं गया। क्रिस आश्वस्त है कि उचित अनुष्ठानों के साथ शवों को दफनाने से अब उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बुची जागता है और सभी को बार बार बताता है कि सब कुछ वास्तविक नहीं है। हालांकि उसके हाथ नहीं हैं। वह किसी तरह क्रिस को पकड़ता है और उसे मरने से पहले याद रखने के लिए कहता है। अगले दिन वे बुची को दफनाते हैं और संपत्ति छोड़ देते हैं। वे एम्बुलेंस के पास से गुजरते हैं, लेकिन किसी कारण से वे शाम को फिर से उसके पास से गुजरते हैं। टीम पीछे मुड़ने और जंगल में सोने का फैसला करती है। सोते समय टैपर्ट सपने देखता है कि उसे लटकाया जा रहा है। जब वो जागता है, तो वेट्रुलक शब्द जमीन पर लिखा होता है। बाद में टीम एक बार फिर उसी एम्बुलेंस के पास से गुजरती है। अंततः वे हवेली लौट आते हैं। वे शवों को दफनाने और हमेशा के लिए भूतियापन को खत्म करने का फैसला करते हैं। क्रिस पूरे फर्श पर आटा बिखेर देता है ताकि उन्हें पता चले कि कोई भूत उनके पास आ रहा है या नहीं। जब टैपर्ट वेट्रुलक शब्द का उल्लेख करता है, तो यूजीन बताता है कि यह एक पुराना मुस्लिम शाप था कि जब आप बुराई होने देते हैं, तो वह 10 गुना वापस आती है। वे इंतजार करते हैं जब अचानक उन्हें पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये लेफ्टिनेंट की ओर चल रहा है और उसके सामने रुक जाता है। फिर भूत दिखाई देता है और क्रिस को घसीटता है। वह टीम को उसे गोली मारने के लिए चिल्लाता है। टैपर्ट अपनी दूरबीन का उपयोग राक्षस को निशाना बनाने के लिए करता है। स्नाइपर को कुछ भी नहीं दिखता सिवाय क्रिस के हवा में तैरने के। वह क्रिस को घसीटकर एस्टेट के दूसरी ओर एक घर में ले जाता है। यूजीन और किर्क अंदर घुसते हैं, लेकिन उन्हें एक परेशान करने वाली विकृति और चमकती हुई छवियां दिखाई देती है। जब यह फीका पड़ जाता है, तो वे परिवार के सदस्यों के अदफन किए गए शवों के पास क्रिस को देखते हैं। उसी रात तीनों कब्र खोदते हैं और शाप को खत्म करने के लिए शवों को दफनाते हैं।
उन्हें जर्नल का आखिरी फटा हुआ पन्ना मिलता है और वे उसे पढ़ते हैं। उन्हें पता चला कि परिवार वास्तव में फ्रांसीसी नहीं था, बल्कि वे अफगान थे जिन्होंने अधिक से अधिक यहूदियों को बचाने की कोशिश की। और जब नाजियों द्वारा उन्हें फांसी दी गई, तो माँ ने शाप वेट्रुलक चिल्लाया। जब वे हवेली लौटते हैं तो यूजीन को अचानक जर्नल में एक और प्रविष्टि याद आती है, जिसमें कहा गया है कि शवों को दफनाने से शाप खत्म नहीं होगा। इसके बजाय ये उन्हें कब्र से उठने और उन्हें परेशान करना जारी रखने की शक्ति देता है। जैसे ही वो खत्म करता है, रोशनी एक एक करके बुझ जाती है। दूसरी ओर टैपर्ट अटारी में पेंटाग्राम के पास बैठा है, जैसे कि शाप को पूरा कर रहा हो। फिर परिवार के भूत हवेली के दूसरे कमरे में दिखाई देते हैं। वे फिर सैनिकों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस और उसके साथी बिना लड़े हार नहीं मानेंगे। वे संघर्ष करने और लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें गोली मारना या कोई भी शारीरिक हमला अर्थहीन है। बिना किसी चेतावनी के भूत स्थिर हो जाते हैं और गड़बड़ा जाते हैं। क्रिस मुड़ता है और बुची को चिल्लाते हुए देखता है कि ये वास्तविक नहीं है। क्रिस अपनी कोमा से जागता है, एक डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों से घिरा हुआ। भ्रमित होकर वह कमरे में चारों ओर देखता है और अपने दोस्तों को बिस्तर पर घायल पड़ा देखता है। वह अपना कंबल हटाता है और देखता है कि उसके पैर नहीं हैं। डॉक्टर उसे स्थिति के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी यादें जल्द ही वापस आ जाएंगी। वह क्रिस को बताता है कि वे एक सिमुलेशन में थे, जिसने घायल दिग्गजों को PTSD और अन्य चीजों से ठीक होने में मदद की। और डॉक्टर सही था। क्रिस को अफगानिस्तान में तैनात रहते हुए अपने निष्कर्षण मिशन की याद आती है। उनका मिशन अमेरिकियों के साथ काम कर रहे एक अफगान डॉक्टर को भागने में मदद करना था, लेकिन मिशन बदतर हो गया। उन्हें एक रेडियो चेतावनी मिलती है कि विद्रोहियों का एक समूह उनके स्थान पर आ रहा है और 1 मिनट से भी कम समय में पहुंच जाएगा। विद्रोही आने से ठीक पहले डॉक्टर उन्हें छुपा देता है। दुश्मन नेता डॉक्टर से कहता है कि वो अमेरिकियों की सहायता करने का दोषी है, हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। नेता फिर अपने सैनिकों को डॉक्टर और उसके परिवार को मारने का आदेश देता है। छिपा हुआ दस्ता लड़ने वाला होता है, लेकिन क्रिस उन्हें रुकने का आदेश देता है जब दुश्मन सैनिकों का एक और समूह आता है। वे छिपने की जगह से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जब वे घर से निकलते हैं तो डॉक्टर की पत्नी हाथ में एक टाइम बम लेकर घर से बाहर भागती है। बुची ने उसे रोका, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बम फट जाता है, जिससे क्रिस सहित सभी घायल हो जाते हैं। वास्तविकता पर लौटते हुए डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में एक सिमुलेशन किया, क्योंकि ये बहुत प्रभावी था। जब क्रिस डॉक्टर को सिमुलेशन में अपने भूतिया अनुभव के बारे में बताता है तो वह नोट्स लेता है। अचानक रोशनी टिमटिमाती है और भूत दिखाई देता है। क्रिस नर्स से चिल्लाता है कि शाप ने आत्मा को जीवन में ला दिया है और उसे अपने भाइयों को बचाने के लिए सिमुलेशन में वापस जाना होगा। फिल्म क्रिस के बेहोश होने के साथ समाप्त होती है और जैसे ही वह जंगल में वापस जागता है,